गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अल्कोहल के इस 8th वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्लाइकोल्स और ग्लिसरॉल्स उनके सिंथेसिस हम ग्लाइकोल का पहले पढ़ चुके हैं। तो जो ग्लाइकोल हमारा 7th लेक्चर में इनकम्प्लीट है, तो उस रिमेनिंग को हम आज कवर करेंगे और ग्लिसरॉल के सिंथेसिस और उसकी रिएक्शन पर डिस्कस करेंगे। तो ग्लिसरॉल जो कि एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, उसे कैसे बनाते हैं और उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ग्लिसरॉल ऑलरेडी हमारा चल रहा है 7th लेक्चर में, तो अब उसको मैं आज कंप्लीट करूंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लाइकोल की विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है, ये जिसे कहते हैं टरथैलिक एसिड। तो टरथैलिक एसिड के साथ यानी कि एक बेंजीन रिंग होती है और दोनों पैरा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके जब हम n मॉलिक्यूल लेते हैं और ग्लाइकोल के भी n मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये दोनों अभिक्रिया करके इस तरह से बहुलक बना लेते हैं। तो एक तरफ तो एसिड ग्रुप रहेगा और दूसरी इस तरह से ये ग्लाइकोल जो है, ग्लाइकोल का H और इसका OH, वाटर निकल जाएगा, एसिड का OH और इसका H, और इस तरह से एक ग्लाइकोलिक यूनिट इधर जुड़ जाएगी। इसी तरह से इधर भी जुड़ जाती है और इस तरह से बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो जुड़ती जाती हैं और ये एक पॉलीमर बन जाता है। इसे हम टेरिलीन या डेक्रोन पॉलीमर कहते हैं। तो ये एक संघनन पॉलिस्टर है। और नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कीटोन और एल्डिहाइड के साथ ग्लाइकोल क्रिया करके चक्रीय एसिटल बनाता है। ये आप देख रहे हैं साइक्लिक यौगिक बन गया है। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इस तरह से देखिए ये वाटर निकल जाएगा, ये इस तरह से ये वाटर निकाल देना है आपको, माइनस ये दिख रहे हैं आप H2। तो अब बचे हुए यूनिट को आप एज इट इज जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम लिखें। पहले आप ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर बनाइए और फिर कार्बन यौगिक का। तो कार्बन यौगिक का ऑक्सीजन और जो ग्लाइकोल है यानी कि जो भी अल्कोहलिक ग्रुप है उसका H। तो आप यहाँ देख रहे हैं इजीली आपने सिर्फ पानी निकाला। अब ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ये कार्बन, क्योंकि दो है ना कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर, दो मतलब दो बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड को ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए बस। ये और जो भी यहाँ पे लगा हुआ है, एक R, दो R या दोनों H लगे हुए हैं, जो भी प्रतिस्थापित समूह कार्बोनिल समूह से दो लगे हो वो हमें यहाँ लगा देंगे। तो इसलिए इसको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, पानी बाहर निकल गया और ये क्या बन गया, इसको हम कहते हैं चक्रीय एसीटल। अगर कीटोन से बना है तो साइक्लिक कीटल। और इस कीटल की अभिक्रिया या चक्रीय एसीटल की अभिक्रिया अगर हम पर आयोडिक अम्ल HiO4, अगर हम पर आयोडिक अम्ल से इसको ट्रीट करा दें इसको, तो वापस क्या बन जाता है, हमको वापस क्या मिल जाएगा, कीटोन। इसकी अभिक्रिया आप, इस चक्रीय एसिटल की अभिक्रिया आप अगर HiO4 से करा देंगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन के द्वारा हम कीटोन को प्रोटेक्ट भी करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन भी करते हैं। अगर कोई हमें अभिक्रिया ऐसी करानी है जहां हम नहीं चाहते कि कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया हो,
हम नहीं चाहते यहाँ भी क्रिया हो, तो उस पर हम क्या ग्रुप लगा देंगे, ये एसिटिल ग्रुप लगा देंगे। तो ये एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बोथ आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ हम ऑक्सीडेशन पहले करा रहे हैं HNO3 से। तो क्योंकि यहाँ दो तरह के दो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं, तो HNO3 एक ग्रुप हुआ। हम जानते हैं कि जो ऑक्सीडेशन किसमें होता है, अल्कोहल समूह का एल्डिहाइड। कैसे पता ये ऑक्सीडेशन हुआ, मैंने आपको और क्लासेस में पहले बताया है कि अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सुने इस चीज को, कि हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का आपका जो अभिकारक है उसमें अगर हाइड्रोजन की अभिकारक से जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो रही है या ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, CH2OH, तो ऑक्सीजन तो CHO में, यानी कि ऑक्सीजन तो वही है, और ये H कितने थे, 3, यहाँ पे कितने रह गए, 1। तो हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको कंसेप्ट लगाएं और आप रटे नहीं। किसी भी रिएक्शन को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में आया HNO3 से ऑक्सीडेशन कराना है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए भाई ऑक्सीडेशन कराना है मैंने, तो ये एल्डिहाइड बन गया, ये एक CH2OH रह गया, एक एक स्टेप से ऑक्सीडेशन होगा, तो ये ग्लूकोलिक एल्डिहाइड कहलाएगा। इसके बाद फिर इसी का ऑक्सीडेशन आप कर रहे हैं, इसी का, तो दो दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि CHO का ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये एसिड ग्रुप में बन जाएगा, तो ये हो गया ग्लाइकोलिक एसिड। और एक ये है कि ये वाला जो CH2OH है नीचे वाला, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, इसका ऑक्सीडेशन किस में होगा, CHO में, तो ये क्या बन गया, दोनों CHO बन गए, तो ग्लाइऑक्साइड। तो गॉट इट। और नेक्स्ट जो है फिर ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं, तो अब ये नीचे वाला हो गया आपका एसिड में चेंज, ऊपर वाला CHO में, इसका भी अगर आप करेंगे ऑक्सीडेशन, इसका ये हो गया ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। अब इसका फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये CHO भी किसमें चेंज हो जाएगा, COH में। और इसका ऑक्सीडेशन हमने किया, तो देखिए ये जो है CHO, ये 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 जो रिएक्शन हो रही है ग्लाइऑक्सिलिक से, ये क्या हो रहा है, ये CO, यहाँ ये हो गया रिडक्शन। ये अभिक्रिया कैसी हो गई, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन तो हो गया कम। अगर हम इसको देखें COH और ये था CHO, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये CH2OH, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, तो ये क्या हो गया, अपचयन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन होकर ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड और ऑक्सिलिक एसिड, तो फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सिलिक एसिड बनता है अगर हम HNO3 के साथ ऑक्सीकरण करते हैं। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे याद रखिए कि HNO3 के साथ आपको क्या मिल रहा है, कई सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ फॉर्मिक एसिड। और ऑक्सीडेशन है, तो इसलिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे एजेंट लिया गया है, किस से हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। अगर HiO4 लिया है या लेड टेट्रा एसीटेट ऑक्सीकारक लिया गया है अभिक्रिया के अंदर, तो उस स्थिति में क्या बन रहा है, ये फॉर्मल्डिहाइड। ऊपर आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीकरण करने पर क्या बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये आपको कुछ चीजें जैसे मैंने कहा था कि हमें याद रखनी होती है। और ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है तो हाइड्रोजन की संख्या तो कम हो गई ना, CH2OH था तो ये क्या रह गया, 3 ऑक्सीजन थे, 2 ही ऑक्सीजन रह गए, तो ऑक्सीडेशन है। अब नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आप सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है पानी का निकलना। तो डिहाइड्रेशन भी हम
किस कंडीशन में कर रहे हैं? मैंने आप लोग को ब्रीफ किया था मेरे एक लेक्चर के अंदर कि किस तरह से रिएक्शंस को याद रखा जाए। तो डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी निकल के कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हम जिंक क्लोराइड लेते हैं एनहाइड्रस, तो उस स्थिति में वाटर तो निकल रहा है, वाटर निकल के क्या बन रहा है? ये देखिए, ये निकल रहा है वाटर। यहाँ OH निकालेंगे और यहां से H। तो HOH हमारा यहाँ निकल रहा है और हमको क्या मिल रहा है? CH3CH एल्डिहाइड। लेकिन अगर 500 डिग्री पे हीट किया तो इथाइलिन ऑक्साइड बनता है, तब ये वाटर निकला। अब ये पानी इस तरह से निकल रहा है और ये बन गया इथाइलिन ऑक्साइड। ये जुड़ गए, आप इनको जोड़ देंगे। यहाँ पानी इस तरह से नहीं निकल रहा है, यहाँ O, ये H और ये H, इसके अंदर इस तरह से निकल रहा है, ये तीन, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। तो इसलिए हम किस कंडीशंस के अंदर वो रिएक्शन करा रहे हैं उस पर भी हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो बेशक ये डिहाइड्रेशन है, पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट या कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपको थोड़ा कुछ चीजें याद रखनी होंगी और बाकी आपको कंसेप्ट लगा के ही रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है, आपको रटना नहीं है। और अभी हम कर रहे हैं H2SO4 के साथ। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो भी एक बहुत डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जब ये हमारे स्किन पे गिर जाता है तो हमारी स्किन में से क्योंकि पानी निकल जाता है इसलिए फोले पड़ जाते हैं। तो यहाँ हम बहुत इजी है ये, देखिए आपको दोनों ऐसे बना देना है जैसे यहाँ बना हुआ है, बिल्कुल नहीं रटना है इसका प्रोडक्ट। ये कैसे बनेगा, आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये पानी निकाल दिया और यहाँ से ये पानी निकाल दिया, एक का OH एक का H, इसका OH इसका H इसका H इसका OH। अब क्या बचा? ये तो निकल गया। अब ये इसको ऑक्सीजन से जोड़ देंगे आप और इधर इस कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। ये देखिए, ये CH2 था, CH2 था, ये ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन ये आ गया, फिर ये CH2 ये CH2 ये ऑक्सीजन ये क्या है? लैक्टोन्स। तो इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। ये है 1,4-डाइऑक्सेन। तो इस तरह से वाटर निकलकर ये 1,4-डाइऑक्सेन बन गया। अब इसके यूजेस हैं काफी। इसकी क्या यूजेस है, उपयोग क्या है? इसको हम विलायक के रूप में यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट, और प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज किया जाता है। डेक्रोन यानी कि जो पॉलीमर मैंने आपको बताया था टर्टलिक एसिड के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो टेरिलीन या डेक्रोन बनता है। डाइऑक्सेन, ये डाइऑक्सेन। और चूंकि ये बहुत गाढ़ा होता है तो ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, आजकल काफी बैट्स के अंदर बहुत सारी चीजों में हाइड्रोलिक ब्रेक यूज होते हैं, तो वहां भी इसको यूज किया जाता है। प्रिंटिंग इंक बॉल में इसको यूज करते हैं, पेन की इंक्स में भी इसको यूज करते हैं क्योंकि गाढ़ा है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है। इसके अलावा रेयन, पॉलीयूरेथेन बहुलक, कैरिलीन और भी कई सारे इससे बनाए जाते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका यूज है कि ये एंटी फ्रीज, हिम विरोधी के रूप में यूज होता है, क्योंकि जहाँ बहुत ठंड होती है, बहुत जो कोल्ड एरियाज होते हैं, तो वहाँ जो चाहे एरोप्लेन हो चाहे कोई व्हीकल हो, वहाँ वो जो पानी होता है वो जम जाता है, तो उसको ये रोकता है। और इसको अगर इसको यूज करते हैं तो ये एंटी फ्रीजिंग का काम करता है, यानी कि उस पानी को जमने से रोकता है। तो इस तरह से इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। और एक जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि यूजुअली एग्जाम में आती है, और इसका नेम, इस नेम रिएक्शन का नाम है पिनेकॉल पिनेकॉलोन पुनर्विन्यास। आपने जब टाइप ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ईयर में पढ़े थे तो 5 तरह के रिएक्शंस पढ़े थे, उनमें एक रिएक्शन होता था रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास। तो
अगर दो अल्कोहलिक समूह उपस्थित हों दो निकटवर्ती कार्बन पर, टर्शरी अगर कार्बन है, कार्बन कैसा हो, टर्शरी हो, देखिए ये टर्शरी कार्बन है, ये भी टर्शरी कार्बन है, क्योंकि इससे 3 कार्बन लगे, 1 2 3, तो टर्शरी कार्बनों और उन दोनों कार्बन पर अल्कोहलिक समूह हो तो 1,2 फिनेकॉल बनता है प्रोडक्ट। और इस पुनर्विन्यास को हम, क्योंकि ये इसमें एक ग्रुप जो है वो पुनर्विन्यास होता है, उसका रीअरेंजमेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं पिनेकॉल, पिनेकॉलीन रीअरेंजमेंट। तो ये पिनेकॉल है, ये दो टर्शरी कार्बन है, दोनों के पास OH है और इससे बन जाता है ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनता है इससे पिनेकॉलीन। ये आपने देखा, ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप जो है, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया, और इस तरह से अल्कोहल से क्या बन जाता है, कार्बोनिल ग्रुप। तो ये रिएक्शन कहलाता है पिनेकॉल पिनेकॉलीन रीअरेंजमेंट। कैसे होती है रिएक्शन? चूंकि रिएक्शन अम्लीय माध्यम में हो रही है, ये आपको मैं पहले अल्कोहल के रिएक्शन में बता चुकी हूँ कि OH ग्रुप एक वीक लीविंग ग्रुप होता है, तो अम्लीय माध्यम में OH किसमें चेंज हो जाता है, OH2 में। ये देखिए प्रोटोनीकरण हो जाता है हाइड्रोक्सी समूह का, और इस तरह से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। जब ये बाहर निकला तो ये क्या बन गया, कार्बोनियम आयन। कैसा कार्बोनियम आयन है, टर्शरी। अब इसमें पुनर्विन्यास होता है 1 2, यहाँ 1 यहाँ से इस पर आ रहा है दूसरे पे, तो इसको हम 1 2 पुनर्विन्यास कहते हैं। यानी कि फर्स्ट स्पीसीज से किधर आ गया, CH3 ग्रुप इधर आ गया, ये CH3 ग्रुप माइग्रेट हो गया और ये यहाँ आ गया और ये बन गया कार्बोनियम आयन। और इस कार्बोनियम आयन से अब जो OH लगा है, अब ये प्रोटॉन बाहर निकलता है। अब ये प्रोटॉन जो है बाहर निकलता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ जाते हैं, यहाँ पर, और इससे यह क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। तो ये इस तरह से पुनर्विन्यास होकर फिनाइलकोलिन बन जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन मैकेनिज्म इसका आता है। और जब टर्शरी अगर कार्बन होगा उस पर OH ग्रुप होगा, तभी ये रिएक्शन होगी। आई थिंक आप लोग बिना रटे इसे समझ के बनाएंगे। आप एक बार इसको समझिए, फिर खुद बनाइए, खुद करिए। आप एरो बना के रिएक्शन मैकेनिज्म हम करते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि ये निकला, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और इस तरह से आप अगर समझ के करेंगे तो आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। और अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं ग्लिसरॉल, यानी कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो सबसे पहले आता है इनका सिंथेसिस। जो पहले तो लोग घर पे साबुन बनाया करते थे, तो वो लोग बहुत इसको जानते हैं। जो वसा है या तेल है, उनको जो है हम कास्टिक सोडा की उपस्थिति में हम उनका जल अपघटन करते हैं। तेल ले लेते हैं और उसमें एक निश्चित मात्रा के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये बन जाता है CH2OH, CHOH, CH2OH ग्लिसरॉल। और साथ में बनता है ये सोडियम का लवण, तो जो कि एक साबुन होता है एक्चुअली। इसको साबुन के रूप में यूज करते हैं। पहले घरों में साबुन बनाया जाता था, कोई भी तेल ले लेते थे और उसके अंदर NaOH डाल के, और इस तरह से लोग घरों में पहले साबुन बनाया करते थे। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे डिटर्जेंट और साबुन अवेलेबल हैं। हम लोग भी बनाया करते थे और मैंने भी इसे यूज किया हुआ है। और नेक्स्ट मेथड है बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो जो शुगर होती है उसको यीस्ट के साथ उसका फर्मेंटेशन करते हैं,
और सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में, तो इससे भी अच्छी मात्रा में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। और व्यावसायिक स्तर पर यानी कि इंडस्ट्रियल औद्योगिक रूप से इसका संश्लेषण प्रोपिलीन से करते हैं। प्रोपिलीन की अभिक्रिया कराते हैं क्लोराइड के साथ, तो ये क्लोराइड के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी पहले CH3 के ऊपर, फिर NH के साथ ट्रीट करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, Cl की जगह क्या आ जाएगा OH। और अब हम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे HOCl के साथ, तो ये पाई बॉन्ड के ऊपर हमने एल्कीन के अंदर ये रिएक्शन पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो ये यहाँ पर योग हो जाएगा और उसके बाद फिर डाइल्यूट NH के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो अब आपको रटना नहीं है, देखिए आपने Cl2 के साथ कराया, ये वाला कर गया, NH के साथ कराया तो ये प्रतिस्थापित हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब HOCl है, अगर आपने समझ के किया होगा फर्स्ट ईयर में एल्कीन को पढ़ा होगा तो योग हो गया। अब आप ये देखिए, अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या बनाना है, ग्लिसरॉल, तो यहाँ OH आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ चाहिए हमको। अब हमने ये Cl को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है, तो डाइल्यूट NaOH से कर देंगे, तो ये Cl की जगह क्या आ जाएगा OH। तो आपको ये भी रटने की जरूरत नहीं कि हम क्या लेंगे, सिर्फ कंसेप्ट लगाया कि भाई अब हमारा प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल, तो 2 OH आ गए, तब तीसरा भी तो OH चाहिए, तो Cl को कैसे सब्स्टिट्यूट कर, कैसे प्रति सब्स्टिट्यूट करें, डाइल्यूट NaOH से पहले भी किया। तो इस तरह से आप याद करेंगे समझ के, तो कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है, फर्स्ट जो प्रोपीन है प्रोपिलीन है, तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप खुद ब खुद प्रोडक्ट बना लेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम धातु के साथ, तो इसके पास दो तो देखिए दो तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और एक है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप पे सोडियम की अभिक्रिया नहीं होती है, प्राइमरी पर ही होती है, तो पहले मोनोसोडियम बन गया, और आप सोडियम डालेंगे हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो डाइसोडियम ग्लिसरॉलेट बन जाएगा हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो ये जरूर ध्यान रखें कि सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन नहीं होगी, तीनों पे नहीं लगाना है आपको, सेकेंडरी पे नहीं करना है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, चाहे हम PCl3 लें चाहे PCl5 लें, तो अब आप तीनों ही ऑल OH ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस हो जाएंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी क्लोराइड के द्वारा और ये POCl3 बन जाएगा। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद HCl और HBr। HCl या HBr के साथ अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन अम्लों के साथ, तो अल्फा और बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रीन बनते हैं। 110 डिग्री पर हम HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे तो ये पोजीशन है अल्फा और ये कहलाती है बीटा, और ये भी अल्फा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल को हम अल्फा यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको हम अल्फा डैश कह देते हैं। तो अल्फा पर प्रतिस्थापन हो सकता है Cl के द्वारा या बीटा पर हो सकता है। तो ये देखिए, ये अल्फा क्लोरोहाइड्रीन है, ग्लिसरॉल मोनोहाइड्रीन है, और ये है बीटा क्लोरो मोनोक्लोरोहाइड्रीन। और अगर हम एक्सेस ऑफ HCl डालते हैं इसी अभिक्रिया के अंदर, तो 2 OH प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये जो मोनो था ये वाला प्राइमरी भी हो जाएगा, अभी एक प्राइमरी हुआ था, दोनों प्राइमरी भी हो सकते हैं, और यहाँ ये सेकेंडरी हुआ था, तो यहाँ पे दूसरा एक प्राइमरी भी हो सकता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये बन गया अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरोहाइड्रीन, और ये अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रीन। नेक्स्ट रिएक्शन है विद HI। HI के साथ थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ अलग होता है। HI के साथ अभिक्रिया कराने पर अगर HI की थोड़ी मात्रा हम लेते हैं, कम मात्रा में HI को लेते हैं, तो एलाइल आयोडाइड बनता है, ये
और अगर हम लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में आता है तो उसने क्या पूछा है। अगर उसने एक्सेस ऑफ HI नहीं पूछा है कि रिएक्शन ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ HI, तो अगर HI की थोड़ी मात्रा ली है, कुछ थोड़ी नहीं लिखा होगा, कम मतलब HI के साथ अभी क्रिया करानी है, तो आपको ये प्रोडक्ट बनाना है एलाइल आयोडाइड, एल आयोडाइड। लेकिन अगर परीक्षा में ये लिखा आता है कि एक्सेस ऑफ HI अगर हम लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये पहले बन गया एल आयोडाइड। और जब हम एक्सेस में डाल देंगे, हमने और डाल दिया इसी के अंदर, इसी के हमने एक्सेस में ले लिया, तो पहले तो ये तो बनेगा ही पहले, उसके बाद क्या होगा, इसकी फिर HI के साथ अभिक्रिया होगी और ये CH3 और I यहाँ पर योग हो जाएगा HI का, जैसे एल्कीन के अंदर होता है। और अब यहाँ से ये आयोडीन निकलेगी, और आयोडीन जब यानी कि विलोपन हो जाएगा, डी आयोडाइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ बन गया पाई बॉन्ड। और फिर क्योंकि हमने HI तो एक्सेस में लिया ही है, तो HI अभी और प्रेजेंट है, और फिर HI का फिर एडिशन होगा, एक H यहाँ, I यहाँ, मार्कोनिक के अकॉर्डिंग HI का योग कर देंगे ना आप लोग। तो एक्सेस के अंदर आपको पहले ये जो पाई बॉन्ड है इसके ऊपर HI का योग करना है। नेगेटिव किस कार्बन पर जाता है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, इसलिए I यहाँ आ गया और H यहाँ चला गया। फिर आयोडीन निकालना है और फिर वापस HI को ऐड करना है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आपके पास आएगा, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। तो ये रिएक्शन बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद कंसिडर्ड HNO3 के साथ तो ये H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और इस तरह से नाइट्रोग्लिसरीन बन जाता है, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल। ग्लिसरील नाइट्रेट एक कलरलेस और तेलीय द्रव होता है, हल्का सा येलो कलर का होता है, और इसको काफी पॉइजनस होता है ये, और इससे सरदर्द भी हो जाता है, और ये एकदम से ये वायलेंटली जो है एक्सप्लोड होता है, बस्ट हो जाता है अगर इसको हीट किया जाए, या कोई इसको जोर से मारा जाए, पटका जाए जोर से कंपाउंड को। तो लेकिन इसके अंदर एक, अगर हम कीजल गुहर जो कि एक मृदा है एक तरह की, उसको इस मृदा के मतलब मृदा मिला देते हैं इसके अंदर, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन के अंदर, तो ये थोड़ा सेफ हो जाता है। अदरवाइज कोई इसको फेंकेगा तो आग लग जाएगी, और या एकदम से हीट हो जाएगा तो भी एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है। एंड इस फॉर्म में इसको हम कहते हैं डायनामाइट। तो डायनामाइट हम उसे कहेंगे जिसमें कीजल सुगर मिला दिया जाएगा, और इसको डिस्कवर किया था अल्फ्रेड नोबल ने। रिएक्शन विद एसिटिक एसिड के साथ हम इसकी रिएक्शन, या एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड, इन किसी के साथ भी अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एस्टरिफिकेशन हो जाता है। तो मोनो हो गया, एक अल्कोहलिक ग्रुप का हो गया, फिर क्योंकि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है, प्राइमरी का हो गया, फिर दूसरे प्राइमरी का हो जाएगा, और अगर हम और डालेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप का भी एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, तो ट्राई एस्टर फाइनली बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक्सैलिक एसिड के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम ग्लिसरॉल को हीट करते हैं तो इस तरह से रिएक्शन होती है। अगर आप बीच के स्टेप नहीं भी लिखते हैं एग्जाम में, और अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट, यानी कि इससे हमें क्या मिल रहा है, ग्लिसरॉल प्लस फॉर्मिक एसिड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको क्या मिल गया, ग्लिसरॉल तो मिल ही गया, और क्या मिल गया, फॉर्मिक एसिड, यानी कि ऑक्सैलिक एसिड से क्या मिल गया, फॉर्मिक एसिड। तो ये इसका यूज हम करते हैं, क्यों कर रहे हैं रिएक्शन को, क्योंकि इस हमें फॉर्मिक एसिड बनाना होता है, तो हम इस रिएक्शन को करते हैं। तो ग्लिसरॉल से तो हम रिएक्शन ही कर रहे हैं, तो ऑक्सैलिक एसिड हम यहाँ लेते हैं, तो क्या हमें मिल जाता है, प्रोडक्ट इज मेनली फॉर्मिक एसिड। तो अगर फॉर्मिक एसिड का सिंथेसिस करना हो तो वी यूज दिस मेथड,
और अगर 260 डिग्री पर हम ऑक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, देखिए यहाँ अब टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया। यहाँ 110 है, 100 से 110 है, और अगर 260, वही रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सिलिक एसिड। तो इसलिए कंडीशन ऑफ, मैंने आपको बताया था कि कंडीशन ऑफ रिएक्शन से भी प्रोडक्ट हमारा चेंज हो जाता है। तो जब हम 260 पर कर रहे हैं तो 2 जल के अणु बाहर निकल रहे हैं एक साथ, और फिर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरह से क्या बन रहा है प्रोडक्ट, एलिल अल्कोहल। तो अगर 110 पे आता है तो आपको फॉर्मिक एसिड बनाना है, अगर 260 पर रिएक्शन आपसे पूछी गई है तो एलिल अल्कोहल बनेगा। तो ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पानी और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और इसमें एक साथ ही दोनों, 2 पानी और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, यानी कि हमें पानी निकालना है। तो पानी यहाँ पर हम जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा ले रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या P2O5। देखिए ये मैंने आपको बताया था, कुछ रिएजेंट आपको याद रखने चाहिए कि P2O5 है, H2SO4 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, P2O5 भी पानी निकालता है, KHSO4 भी, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी पानी निकालने के काम आता है, या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए लिखा भी है मैंने। तो क्या बन जाता है, एक्रोलीन या एरिलेल्डिहाइड। बहुत गंदी सी स्मेल होती है इसकी। तो यहाँ से एक पानी निकलेगा OH और H, और फिर वापस यहाँ से O, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये एरिल एल्डिहाइड प्राप्त होगा। और लास्ट और नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ये भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। जैसे हमने ग्लाइकॉल में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनता है। अगर हम ऑक्सीडेशन हम इसका नॉर्मली करते हैं तो ग्लिसरल्डिहाइड, फिर ग्लिसरिक एसिड, और फिर टार्टोनिक एसिड बनता है। और तो HNO3 के साथ हम करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ बनेंगे। वो स्लाइड्स यहाँ रह गई है, एक स्लाइड आप लोग बुक में देख सकते हैं। और नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ रेजिन। ग्लिसरॉल को जब हम, ये ग्लिसरॉल है, थैलिक एनहाइड्राइड है, ये है थैलिक एनहाइड्राइड, और ये है ग्लिसरॉल। इनकी जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो तीनों जो ग्रुप हैं, OH ग्रुप, इसका और एस्टिक एनहाइड्राइड, इनकी आपस में अभिक्रिया होकर ये तीनों, देखिए OH ग्रुप के साथ एस्टिक एनहाइड्राइड अभिक्रिया करता है और एक पॉलीमर बन जाता है। इसको हम कहते हैं ग्लिप्टिल। प्लास्टिक है ये, थर्मोसेटिंग वाला प्लास्टिक है, और इसे सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से वाटर निकलता है, और ये इस तरह से बॉन्डिंग, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है थैलिक एनहाइड्राइड तीनों तरफ, तो इस तरह से एक पॉलीमर बन जाता है। और यूजेस की अगर हम बात करें ग्लिसरॉल की, तो ये एक लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है, सौंदर्य प्रसाधनों में, सोप्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, जो कि जिससे कि डायनामाइट, इसमें अमोनियम नाइट्रेट मिलाते हैं तो ये डायनामाइट बनाया जाता है, और जो कि एक विस्फोटक है। हाइड्रोस्कोपिक के रूप में भी काम में लिया जाता है, क्योंकि ये मॉइस्चर देता है, और अम्ल रोधी सीमेंट बनाने के काम में भी आता है। तो इस तरह से हमारा अल्कोहल का चैप्टर आज खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स अल्कोहल की डिस्कस करेंगे, और फिनॉल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन।
माई क्लास पर भी ये यूट्यूब के वीडियोस डले हुए हैं, तो जो बच्चों ने माई क्लास के अंदर एनरोल किया है उनसे मैं बोलूंगी, क्योंकि माई क्लास के अंदर मेरे पास 150 स्टूडेंट्स को इनरोल करने की ही लिमिटेशन है। तो जो स्टूडेंट उसमें एक्टिव रहेंगे वही इनरोल रहेंगे। और एक्टिव के लिए, क्योंकि मुझे मालूम चल जाता है, मेरे पास असेस होता है कि किस बच्चे ने कितना वहां क्विज करी है। आपने अगर क्विज अटेम्प्ट करी है, क्योंकि माई क्लास पे आपको क्विज भी है, असाइनमेंट भी है, तो जो बच्चे वहां पर असाइनमेंट, क्विज और अटेंडेंस करेंगे, तो उससे मुझे मालूम चलेगा कि आप उस साइट पर एक्टिव हैं या नहीं। जो बच्चे एक्टिव नहीं रहेंगे उन्हें हटा के फिर हम नए बच्चों को उसमें इनरोल करेंगे। तो आप उसमें जो भी टाइमिंग आता है अटेंडेंस के लिए, उस पर अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। और जो बच्चे माई क्लास पर नहीं है वो यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, असाइनमेंट दे रही हूँ। जो बच्चे माई क्लास पर हैं तो वो ऑनलाइन इसका आंसर सबमिट कर सकते हैं, हिंदी में लिख लें, कॉपी पेस्ट कर दें वहां पर। ये जरूरी नहीं है कि आपको आंसर इंग्लिश में नहीं देना है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। आपको ये समझा बताना है कि अल्कोहल अम्लीय क्यों है। दूसरा है, राइट मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथिल अल्कोहल विद कंसंट्रेट एस्टोसोफोर। जो एथिल अल्कोहल है उसका आपको क्रियाविधि लिखनी है। जब हम एस्ट्रोसोफोर के साथ उसकी अभिक्रिया कराते हैं तो जल जल निकलता है, वाटर निकलता है, और क्या बनता है, एल्कीन। देखिए यहाँ हम जब हम बात करें तो यहाँ हमें सीधा समझ में आ रहा है, हमें रटने की जरूरत नहीं है। हमने क्या इसमें क्या बोला है, C2H5OH यानी कि CH3। अब आप इसकी क्रियाविधि आपको करनी है, तो ये आप लोग करेंगे। आप कर लीजिए, हिंदी में कर लीजिए, और उसको कॉपी पेस्ट करके जो जगह दी हुई है असाइनमेंट के अंदर वहां इसको चिपका देंगे। असाइनमेंट में माई क्लास पे डालूंगी। तो H2SO4 के साथ करना है आपको। तो क्या H2SO4 कैसा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो पानी निकालना है, OH और H, यहाँ से एक से H एक से OH, तो क्या बन गया, CH2 यानी कि एल्कीन बन गई। सिंपल सा। आपको समझ में आया कि भाई ये पानी निकालेगा, पानी निकाल दिया आपने इससे। पानी के लिए क्या चाहिए, OH और H, तो एक से OH एक से H। नहीं, रटना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके फुल में से फुल मार्क्स आ सकते हैं इफ यू अप्लाई द कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन अल्केन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि समान अणुभार वाले अल्केन और अल्कोहल को जब हम कंपेयर करें तो अल्कोहल का हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बजाय अल्केन की। तो इसका क्या रीजन है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आपको आंसर लिखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो डायग्राम आप बनाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। एक्सप्लेन व्हाई द पोलरिटी ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज मैक्सिमम। अब आपको बतानी है कि जो पोलरिटी है वो अल्कोहल की ज्यादा है, प्राइमरी अल्कोहल वो ज्यादा पोलर क्यों है। एक आर लगा है, 2 आर सेकेंडरी में 2 आर लग जाते हैं, इसमें 3 आर लग जाते हैं, तो पोलरिटी कम होती जाती है। इस तरह से कार्बन कंपाउंड्स के अंदर भी होती है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। और जो बच्चे माई ई क्लास पर हैं, क्योंकि मैं इस असाइनमेंट को माई ई क्लास पर भी डालने वाली हूँ, तो वो बच्चे इनके आंसर लिख के कॉपी पेस्ट कर देंगे उस जगह के ऊपर। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब में जो कमेंट होता है वहां पर ही आप इससे रिलेटेड, माई क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देखिए, ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है प्राइमरी, इससे चेन से डरने की जरूरत नहीं, इसका कुछ नहीं करना। ये है तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, आपको तो PBr के साथ रिएक्शन करानी है, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रोडक्ट आपको लिखना है। यहाँ हम एस्टोसल्फर और क्रोमिल क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट आपको लिखना है। और यहाँ हम रिएक्शन कर रहे हैं PbR3 के साथ, किसकी, OH। यहाँ पर कैसा है ये आपका साइक्लिक अल्कोहल।
तो इसके आंसर्स आपको वहां डालने हैं, और जिन बच्चों को नहीं आएंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कुछ, और फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे।